सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ओथ और अफर्मेशन। स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी मेंबर को ओथ दिलाई जाती है और वो ओथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। या फिर गवर्नर अगर किसी इंसान को अपॉइंट करके बोल दें कि आप मेरे बिहाफ पे ओथ दिला दो तो वो इंसान दिला देगा। बेसिक आइडिया, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाते हैं। और ओथ है क्या? टू वियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अब तक पॉलिटी में अपन ने जितनी भी ओथ्स पढ़ी हैं उन सब ओथ्स में ये तो कॉमन पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ट्रू फेथ और एलिजेंस होना चाहिए। दूसरा, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना। और तीसरा, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही और शी इज अबाउट टू एंटर, अपने ऑफिस के तौर पे उनको जो भी ड्यूटीज मिली हैं उनको फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। बेसिक आइडिया, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा मेंबर जिसने अभी तक ओथ नहीं ली है, ही और शी कैनॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। बिना ओथ लिए आप हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो और उनमें वोट भी नहीं डाल सकते हो। ऑल्सो ही और शी डज नॉट बिकम एलिजिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के तौर पे आपको जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो भी इम्यूनिटीज मिलती हैं, ओथ लेने से पहले आपको वो भी नहीं मिलेंगे। यू आर नॉट एलिजिबल। ये प्रिविलेजेस क्या हैं, ये इम्यूनिटीज़ क्या हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे चलते हुए। बेसिक आइडिया, ओथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा मेंबर जिसने अभी तक ओथ नहीं ली है और ओथ लेने से पहले वो हाउस की सेटिंग्स में बैठना शुरू कर दे, हाउस में वोट डालना शुरू कर दे, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी ऑफ 500 रुपीज़ पर डे। या फिर कोई भी ऐसा मेंबर जिसको पता है कि वो हाउस में बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, किसी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाइड है और वो बावजूद उसके उस हाउस की प्रोसीडिंग्स में बैठ रहा है, तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी 500 रुपीज़ पर डे। या फिर कोई भी ऐसा मेंबर जिसको पता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी कानून के तहत वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में बैठने से और हाउस में वोट डालने से प्रोहिबिटेड है और बावजूद इसके वो कर रहा है, तो भी उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी 500 रुपीज़ पर डे। और ये बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट लगता है मुझे कि जो आदमी इतना करप्ट हो सकता है कि सब कुछ जानने बूझने के बाद, डिस्क्वालीफाइड होने के बाद बैठा हुआ है हाउस में, वोट डाल रहा है हाउस में, उसको पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ क्या देना है? 500 रुपये पर डे। कौन सी बड़ी बात है, लेकिन लिखा हुआ है तो अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद बात आती है वेकेटिंग ऑफ सीट्स। स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स हैं उनकी सीट वेकेट कैसे हो सकती है? पहला, डबल मेंबरशिप। कोई ऐसा मेंबर है जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के लिए इलेक्ट हो गया है सेम टाइम पे, तो उसके किसी एक हाउस की सीट जो है वेकेट हो जाएगी एज पर दी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ। अब किस हाउस की सीट वेकेट होगी वो डिपेंड करेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ क्या कहता है, लेकिन एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही हाउस के मेंबर रह सकते हो। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है और 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के लॉ के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है, अगर उनमें से किसी के चलते आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो भी आप मेंबर नहीं रह सकते हो, आपकी सीट वेकेट हो जाएगी। एब्सेंस, अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि हाउस की सभी मीटिंग से 60 डेज तक विदाउट परमिशन एब्सेंट है, तो भी उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। या फिर कोई अगर मेंबर चाहे तो रिजाइन कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजाइन करेगा चेयरमैन को लिख के, और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजाइन करेगा स्पीकर को लिख के। लेकिन हाँ, ये जो स्पीकर है, ये जो चेयरमैन है, अगर ये चाहे तो उस मेंबर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करें। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिग्नेशन है ये अपनी इच्छा से नहीं दिया गया, उनको लगे कि यार कुछ फिशी है, उनको लगे कि यार शायद कोई दबाव बना रहा है, इसके चलते ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो अगर ऐसा लगे उनको तो मना कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कब कब किन किन केसेस में सीट वेकेट हो सकती है? एक तो डबल मेंबरशिप। बेसिक आइडिया ये कि आप दोनों हाउसेज में एक टाइम पे इलेक्ट होकर मेंबर नहीं रह सकते हो, किसी एक ही हाउस का मेंबर रह सकते हो। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन। किसी भी कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आरपीए हो, चाहे 10th शेड्यूल हो, किसी के भी तहत अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो आप मेंबर नहीं रह सकते हो। अगर आप बिना परमिशन 60 डेज तक हाउस की सभी मीटिंग से एब्सेंट हो तो भी आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। और अगर आप खुद अपनी इच्छा से रिजाइन कर दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में करोगे चेयरमैन को और लेजिस्लेटिव असेंबली में करोगे स्पीकर को। इसके अलावा भी कुछ सिनेरियोज हैं जहां पे सीट वेकेट हो सकती है। कब? व्हेन योर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने ही कह दिया कि आपका जो इलेक्शन हुआ है वो वॉइड है, वो खारिज है, वो ठीक नहीं है, गलत तरीके से हुआ है, तो भी आपकी सीट क्या हो जाएगी? वेकेट हो जाएगी।
या हाउस ने आपको एक्सपेल कर दिया, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि विरोध में थी और हाउस को लगा कि आप मेंबर रहने के लायक नहीं हो, तो हाउस ने आपको एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। या फिर कोई भी मेंबर अगर प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो जाता है या वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो जाता है या किसी स्टेट के गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है, तो भी उसकी सीट क्या हो जाएगी, वेकेट हो जाएगी। ये बेसिक सारी बातचीत अपन ने सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में की हुई है, लेकिन सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में, लोकसभा राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में ये जो सिनेरियो है ये बहुत अलग है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ कुछ चीजें सेम है। फिर बात आती है प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, वो डिटरमाइन करता है खुद स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करके बता देता है कि हम हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को क्या सैलरी देने वाले हैं, क्या अलाउंसेस देने वाले हैं। और ये जो सैलरी है, ये जो अलाउंसेस हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जब अपन ने सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी तो बहुत ढंग से बात की थी कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर ऑफ द असेंबली। और ये जो स्पीकर है असेंबली के, ही और शी इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अपने ही मेंबर्स में से लेजिस्लेटिव असेंबली किसी एक मेंबर को इलेक्ट करती है एज स्पीकर ऑफ द असेंबली। और यूजुअली ये जो स्पीकर है ये ऑफिस में रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ है 5 साल या 5 साल से पहले अगर सरकार गिरी तो उतना टाइम, जितने टाइम के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली है उतने टाइम के लिए स्पीकर भी अपने ऑफिस में रहता है। लेकिन हाँ, कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ खत्म होने से पहले स्पीकर को अपने पद को या स्पीकर के पोस्ट को खाली करना पड़ सकता है। कब कब? व्हेन ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी कारण की वजह से अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं रहा तो वो स्पीकर के तौर पे भी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। स्पीकर अपनी इच्छा से चाहे तो रिजाइन कर सकता है, और रिजाइन किसको करेगा? रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लेके आ जाए, और ये जो रेजोल्यूशन है इट मस्ट बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी, उस टाइम के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसको रिमूव करने के लिए। और अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो स्पीकर अपने पोस्ट पर बना नहीं रह सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। बेसिकली अपन ये कह रहे हैं कि एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली अपने ही मेंबर्स में से किसी को इलेक्ट करती है एज स्पीकर, और नॉर्मली जितना लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ होती है उतना ही स्पीकर की लाइफ रहती है, स्पीकर बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जब स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ से पहले अपने ऑफिस को वेकेट करता है, खाली कर देता है। कौन कौन से सिनेरियोज हैं? एक तो किसी भी कारण की वजह से अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं रहा तो स्पीकर नहीं रह सकता। दूसरा, स्वेच्छा से रिजाइन कर दे अपनी इच्छा से, और रिजाइन किसको करेगा? डेप्यूटी स्पीकर को। या फिर हाउस जो है उसको रिमूव कर दे, और रिमूव कैसे करेगा? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद द इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ में रिमूवल का रेजोल्यूशन पास कर दे, लेकिन उसके लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ये जो स्पीकर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान है। अपन ने सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ काम है, जैसे उसकी जिम्मेदारी है टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हाउस का कामकाज है, जो हाउस का ऑर्डर है, जो हाउस का डेकोरम है वो ठीक तरीके से बना रहे। ऐसा ना हो कि मेंबर्स जो है वो लड़ाई दंगा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक तरीके से फंक्शन करे हाउस, ये इसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है स्पीकर की। स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर। हाउस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, या प्रेसिडेंट्स जो चलन चला रहा है वो क्या कह रहा है, उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन हाउस के अंदर कौन देता है? स्पीकर देता है। स्पीकर एडजर्न्स द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम के एब्सेंस में मीटिंग को एडजर्न करने का, हाउस को एडजर्न करने का काम किसका है? स्पीकर का है। अच्छा, ये कोरम क्या होता है और कितना होता है सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपन ने पढ़ा हुआ है स्पीकर के पास में कास्टिंग वोट होता है, मतलब किसी भी मैटर पे जब फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाला जाता है तब स्पीकर वोट नहीं डालता है,
लेकिन उस मैटर पे अगर हाउस में टाई हो गया है तो टाई ब्रेकर के तौर पे जो कास्टिंग वोट होता है वो किसके पास में होता है? स्पीकर के पास में होता है। स्पीकर कॉल्स द सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस ये बोले कि यार ये जो फलाना मैटर है ये इतना सेंसिटिव है कि हमें सीक्रेट सिटिंग बुलानी पड़ेगी, तो सीक्रेट सिटिंग भी कौन बुलाता है? स्पीकर बुलाता है। और सीक्रेट सिटिंग के दौरान आउटसाइड द हाउस का कोई भी इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल लाया गया और ये कहा गया कि ये मनी बिल है और डिस्प्यूट हुआ, तो ये क्वेश्चन पे डिसाइड करना कि वो बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है, और स्पीकर का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इन केसेस ऑफ डिफेक्शन, 10th शेड्यूल अपन ने पिछले ही सेशन में पढ़ा है। डिफेक्शन, दल बदल के कानून, दल बदल के क्वेश्चन पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी सवाल होगा तो उस पर डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर लेगा। कमेटीज जितनी भी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने का भी काम किसका है? स्पीकर का है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का चेयरमैन खुद स्पीकर होता है। ये बेसिक काम है स्पीकर के ऑर्डर को मेंटेन करना, डेकोरम को मेंटेन करना। विद इन दी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सारे में क्या लिखा हुआ है उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन भी कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर कोरम नहीं है तो कोरम के एब्सेंस में हाउस को एडजन करने का काम भी किसका है? स्पीकर का है। स्पीकर के पास में कास्टिंग वोट होता है, टाई ब्रेकर का जो वोट होता है। सीक्रेट सिटिंग अगर बुलानी है तो कौन बुलाता है? स्पीकर बुलाता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। 10th शेड्यूल के चलते डिफेक्शन के अंडर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी कमेटीज हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम किसका? स्पीकर का। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 कमेटीज, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, इसका चेयरमैन खुद स्पीकर होता है। फिर स्पीकर के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली अपने ही मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लेती है एज डेप्यूटी स्पीकर। और ये अपने को समझ में आता ही है कि पहले स्पीकर का इलेक्शन होता है, उसके बाद में डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है। डेप्यूटी स्पीकर भी आमतौर पर अपने ऑफिस में बना रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आमतौर पे जितना लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ होती है उतने टाइम पीरियड के लिए डेप्यूटी स्पीकर बना रहता है। लेकिन 3 ऐसे सिनेरियोज हैं जब बीच में हो सकता है डेप्यूटी स्पीकर को अपने ऑफिस को खाली करना पड़े। कौन कौन से सिनेरियोज हैं? व्हेन ही और सी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी कारण की वजह से अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं रहा तो वो डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर भी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। डेप्यूटी स्पीकर अगर चाहे तो अपनी इच्छा से रिजाइन भी कर सकता है, और रिजाइन किसको करेगा? स्पीकर को रिजाइन करेगा। या फिर हाउस रिमूव भी कर सकता है। हाउस को अगर डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में उस टाइम पे जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी के साथ में, बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास अगर हो जाएगा तो डेप्यूटी स्पीकर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ये सेम बातचीत है, स्पीकर के लिए भी लगभग सेम है सारा सिनेरियो और डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी लगभग सेम है सारा सिनेरियो। अच्छा, डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या है कि जब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है या स्पीकर किसी भी कारण की वजह से एब्सेंट है तो उस दौरान स्पीकर का जो सारा कामकाज है वो कामकाज परफॉर्म करने का काम किसका? डेप्यूटी स्पीकर का होता है। और डेप्यूटी स्पीकर जब स्पीकर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं तो उनको वो सारी पावर्स मिलती हैं जो किसी स्पीकर को मिलती हैं। और ये बात हुई डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। अच्छा, जब अपन सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होता है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होता है। ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होता है इसको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जाता है एज पैनल ऑफ चेयरपर्सन बाय द स्पीकर। और ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है इसका काम क्या है? इसका बड़ा बेसिक काम है कि जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है किसी भी कारण की वजह से तो इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक चेयरपर्सन प्रिसाइड करता है हाउस की सिटिंग्स को। और ये बातचीत हुई लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की
इसके अलावा बात आती है काउंसिल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, और काउंसिल में होते हैं चेयरमैन। एक बात और, सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में जब अपन राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के जो चेयरमैन है, ही और शी इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अपने ही मेंबर्स में से लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लेती है एज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 3 ऐसे सिनेरियोज हैं जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है बीच में। कौन कौन से 3 सिनेरियोज हैं? इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी कारण की वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर ही नहीं रहे हो आप, तो आप चेयरमैन के तौर पर भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। चेयरमैन अगर चाहे तो अपनी इच्छा से रिजाइन भी कर सकता है। रिजाइन किसको करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन को। या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर चाहे तो रिमूव कर सकती है चेयरमैन को, और रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से, बेसिकली इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ में रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, और अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो गया तो चेयरमैन को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली चेयरमैन रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी रिमूवल का रेजोल्यूशन अगर लेकर आना है तो 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और ये सारी बातचीत अपने को समझ में आ रहा है। अभी अपन ने लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की बात की, लेजिस्लेटिव असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर की बात की, उन सब में भी लगभग यही सेम बातचीत है, अभी अपन ने देखा है। अच्छा, ये जो चेयरमैन है इसके पावर्स, इसके फंक्शंस लगभग सेम वैसे होते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के होते हैं। सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने की पावर किसकी है? स्पीकर की। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसमें चेयरमैन का कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारे पावर्स, बाकी सारे फंक्शंस सेम वही है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर के पास में होते हैं। अच्छा, काउंसिल में एक और प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, डेप्यूटी चेयरमैन, और ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है, ही और शी इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने ही मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लेती है एज द डेप्यूटी चेयरमैन। 3 सिनेरियोज जब डेप्यूटी चेयरमैन को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है। एक तो इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी कारण की वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं रहे तो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रह सकते हो। रिजाइन कर सकते हो अपनी इच्छा से। रिजाइन अगर करना है तो किसको करना है? चेयरमैन को करना है। हाउस आपको रिमूव कर सकता है। रिमूव अगर करना है तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ये सेम वही बातचीत है, अभी अपन कर गया है। काम क्या है डेप्यूटी चेयरमैन का? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेयरमैन का ऑफिस वीकेंट है या चेयरमैन किसी भी कारण की वजह से एब्सेंट है, तो चेयरमैन का जो भी काम काज है, जो भी ड्यूटीज हैं, उनको पूरा कौन करता है? उनको फुलफिल कौन करता है? डेप्यूटी चेयरमैन। और डेप्यूटी चेयरमैन जब भी चेयरमैन के तौर पे एक्ट करेगा तो उसको वो सारे पावर्स मिलेंगे जो कि एक चेयरमैन को मिलता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स भी नॉमिनेट किया जाता है, और ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स को नॉमिनेट कौन करता है? चेयरमैन करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर देता है चेयरमैन एज अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। और इनका काम क्या है कि जब चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन दोनों का ऑफिस एब्सेंट हो, मतलब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो, तो उस दौरान इस पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स में से कोई एक इंसान हाउस की मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। और ये बातचीत हो गई स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, और सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो वहां ज़्यादा फोकस करना। यहाँ तो छोटी छोटी सी रिपीटेटिव सी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगी अगर ध्यान से देखोगे तो। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।